हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहाँ पर एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव है वो जनन कैसे करते हैं, जो जीव है जीव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रजनन की। जो शब्द प्रजनन या जनन है या रिप्रोडक्शन है, ये आपके लिए नया नहीं है। प्रीवियस जो आपकी क्लासेस रही होंगी उसमें आपने पढ़ा होगा। क्लास 7th में या 8th में आपके पास चैप्टर आता है जिसमें आप रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चीज़ें नहीं है क्योंकि, तो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन शब्द है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, रिप्रोडक्शन। अब इस शब्द को आप दो भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जिसका मतलब होगा री और इसका मतलब होगा प्रोडक्शन। जो री है इसका मतलब है पुनः, और जो आपका आता है प्रोडक्शन, उसका अर्थ है उत्पादन। क्या कहता है रिप्रोडक्शन शब्द, पुनः उत्पादन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं, उत्पादन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। आपने कहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन का मतलब है कि कोई एक चीज है उसका निर्माण फिर से हो रहा है, पुनः उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन शब्द का जब भी हम यहाँ पे जिक्र करते हैं तो हमने कहा कि जब हम बात कर रहे होंगे कि फसल के बारे में, ठीक है, जो क्रॉप्स आप होती है, जो फसल होती है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन वहां पर। तो हमने बात की यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, कि पुनः उत्पादन की। हमने कहा जब भी हम क्रॉप्स या फसल के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा जो क्रॉप्स होती हैं या जो फसल होती हैं उनमें क्या होता है, पुनः उत्पादन होता है। पुनः उत्पादन, अभी आपने कहा कि आप क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं, वहां से पौधे निकलेंगे, पौधे पे फिर से बीज आते हैं, फिर से आप उन कुछ बीजों का आप क्या करेंगे, अपने खाने में, अपने भोजन में क्या करेंगे, उन्हें सम्मिलित करेंगे, कुछ बीजों का आप पुनः बो देते हैं। तो क्या हो रहा है, पुनः उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा इस पुनः उत्पादन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये पुनः उत्पादन सिर्फ प्लांट्स में नहीं हो रहा है बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी में हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर में जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है, हम तीन कैटेगरी यहाँ पर बात करते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रोब्स हैं। तीनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और तीनों ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब हमने क्या बात की यहाँ पर, हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है। ये तो हम समझ चुके हैं कि किसी चीज का पुनः उत्पादन। अगर इसी चीज को जो मैंने प्लांट्स पे अप्लाई किया, अगर इसी चीज को मैं एनिमल्स पे अप्लाई करूं या मैं माइक्रोब्स पे अप्लाई करूं, तो मैंने कहा पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आपने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि हमारे दादा दादी हैं, उनकी जो संतान है वो हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे पेरेंट्स की संतान हम हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, पुनः निर्माण हुआ है। हमारे दादा दादी में मनुष्य थे, उनके द्वारा नए मनुष्यों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जो हमारे पेरेंट्स हैं। और हमारे पेरेंट्स के द्वारा नए जीवों का, नए मनुष्यों का निर्माण हुआ है, जो कि हम हैं। आगे जाके यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे, तो जो हमारी संतान होगी, तो हमारे द्वारा भी नए जीवों का निर्माण हुआ है। इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर है इतना। सेम होगा किसमें, माइक्रोब्स में। मैंने कहा एक बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बैक्टीरियल सेल थी हमारे पास इस प्रकार से। इसका ये सर्कुलर डीएनए है, ये इसका प्लाज्मिड है, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। जब सेल चैप्टर आप पढ़े, जब आप सेल पढ़ेंगे या जब आप माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में हम समझेंगे। मैंने कहा कि इस बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल बन गई है, ठीक है। तो ये जो दो बैक्टीरियल सेल हैं, ये क्या है, जो दो बैक्टीरियल सेल है, ये इस कोशिका, इस सेल की क्या है, संतान, इस बैक्टीरिया की संतान ये हैं। तो क्या हुआ, पुनः उत्पादन हुआ है। एक बैक्टीरिया से पुनः क्या बने हैं, आपके बैक्टीरिया बने हैं। आपने कहा पुनः उत्पादन हुआ है। पुनः उत्पादन का मतलब समझिए
कि कोई जो चीज है वो सेम अपनी जैसी चीज का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया को बनाए हैं। अब आपने गेहूं के दाने जब बोए तो गेहूं के दाने से फिर से गेहूं के पौधे बने, उन पौधों में फिर से गेहूं ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कभी कि आपने गेहूं के पौधे वहां पे बोए हैं और उन पौधों पे धान के बीज आ गए हैं, ऐसा हुआ है? नहीं होता है। तो आपने कहा कि गेहूं से गेहूं के ही पौधे बनेंगे, धान से धान के ही पौधे बनेंगे। आपने मक्की बोई है तो मक्की के पौधे ही आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कोई जीव अपने ही समान नई जीव का या नई चीज का या नए पादप का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है उसका निर्माण करेगा। जैसे मनुष्यों से आपने कहा कि मनुष्य की जो संतान होती है वो मनुष्य ही होती है, गाय की जो संतान होगी वो गाय ही होगी। ठीक है, क्लियर है ना कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है पुनः उत्पादन, समझे आप? तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो शब्द होते हैं वही हमें उसका अर्थ बता देते हैं। जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन को कहा और आपने रिप्रोडक्शन को जब तोड़ के पढ़ा तो आपके पास जो यहाँ पर डेफिनेशन है उस वर्ड के, उस शब्द की, वो आपके पास ऑलरेडी आ गई है। आपको सिर्फ तोड़ के उसे देखना था, उसका अर्थ आपको समझना था। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है रिप्रोडक्शन, हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर नए जीव नहीं बने, क्योंकि जो पुराने जीव होंगे जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे वो वृद्धावस्था में जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर नए जीव नहीं हुए तो हमने कहा कि क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर नए पौधे नहीं बने, हमने कहा हमारे पास क्या थे, 10 किलो गेहूं थे, और 10 किलो गेहूं को आपने बोया, उससे पौधे निकले ही नहीं। जब पौधे ही नहीं निकले तो नए गेहूं नहीं आएंगे आपके पास, और नए गेहूं नहीं आएंगे तो हमने कहा कि फिर गेहूं क्या है, समाप्त हो गए हैं, हम खाएंगे क्या? तो हम क्या कहते हैं, गेहूं समाप्त हो गए हैं, अब गेहूं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वैसे अगर मैं मनुष्य के बारे में बात करूं कि क्या होगा, नई संतानें नहीं हुई अगर, तो जो यहाँ पर क्या होंगे, जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो जीव होते हैं, जो मनुष्य हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, वृद्धावस्था में आएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब नई संतानें नहीं है तो हमने कहा कि मनुष्य ही नहीं रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, पृथ्वी में मनुष्य ही नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, पुनः उत्पादन हुआ ही नहीं, पुनः निर्माण नहीं हुआ है। पुनः उत्पादन या पुनः निर्माण आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक जीव के लिए है। तो हमने कहा क्यों आवश्यक है कि पृथ्वी पर या अर्थ पे हर एक स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, अनिवार्य है। समझिए आप कि पृथ्वी पर हर एक स्पीशीज या हर एक जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे करके जो जीव हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप कहेंगे कि पृथ्वी पे जीवन ही नहीं पाया जा रहा है। जीवन पाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, वहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ पे एनिमल्स हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स हैं। तो आपने कहा सारी क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स पाई ही नहीं जा रही हैं क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। क्लियर है इतनी बात? अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन किन में होता है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी आती है। जब आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, एक चैप्टर आता है हमारे पास, आपने क्लास 9th 10th में हमारे पास आता है। हमने कहा जो जैव विविधता आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने कहा कि इतनी वैरायटी है हमारे पास, चाहे वो प्लांट्स हैं। हमने कहा प्लांट्स की इतनी वैरायटी कि कुछ ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक होते हैं, जो बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत विशाल वृक्ष है हमारे पास, बीच में कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो बहुत छोटे होते हैं, स्थल में होते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनमें फूल नहीं पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनमें फूल पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि जिनमें फल नहीं पाए जाते हैं। जो सीड है, जो यहाँ पे आपके बीज आते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी उनमें कोई आवरण नहीं पाया जा रहा है। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो आपने कहा बहुत वैरायटी, आप अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि किसी भी प्लांट पे फ्लावर हैं, फ्रूट हैं और या सीड आपको पाए जाते, तो आपने कहा कि वहां पर इतनी वैरायटी आपको मिल रही है, बहुत सारी। वैसे एनिमल्स में आपने कहा एनिमल्स में बहुत छोटी क्रिएचर्स भी हैं जो एक्वेटिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और बहुत विशाल जंतु भी हैं। आपने कहा कि एक प्रकार के जो जीव होते हैं जो स्पॉन्जस होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो स्पॉन्जस होते हैं छोटे होते हैं, जो वहां पर अपने बॉटम से अटैच रहते हैं। इनका जो यूज होता है अगर हम अपने दैनिक जीवन में कहें तो जो स्पंज होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो बात करते टाइम या नहाते टाइम क्या करते हैं, हम कुछ स्पॉन्जेस का यूज करते हैं बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो उनसे क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो ये भी जीव हैं जो पानी में रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत सरल जीव होते हैं। अब अगर हम सबसे कॉम्प्लेक्स जीव की बात करें तो हम मनुष्य की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, और भी बहुत सारे क्या आते हैं आपके पास, ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है।
वैसे हमने कहा कि हम माइक्रोब्स की भी बात करते हैं कि जो माइक्रोब होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब हमने कहा बहुत सारी वैरायटी हमारे पास आ रही है। हमने कहा हमारे पास आ गए हैं प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। ठीक है, अलग अलग वैरायटी हमारे पास आ गई है। इसमें भी हमने कहा हमारे पास वैरायटी आई है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक तो हमारे पास ये वैरायटी थी, अलग अलग आपके पास क्या आए हैं यहाँ पर हमने कहा अलग अलग आपके पास किंगडम आए हैं। किंगडम आपने पढ़े हैं, 5 किंगडम होते हैं। हमने कहा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये अलग किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल अलग किंगडम से बिलोंग करेगा और माइक्रोब्स अलग किंगडम से बिलोंग करेंगे। अलग अलग किंगडम अलग अलग जगह के जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमने कहा हमारे पास यूनिसेलुलर आते हैं जिन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जा रही है, एक ही कोशिका पाई जा रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर भी आते हैं कि जिनमें टिश्यू से लेकर के आपके पास टिश्यू जो ऑर्गन सिस्टम तक के हमारे पास आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रजनन किस में पाया जाता है, तो आपका सिंपल सा आंसर है कि प्रजनन सभी में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो सभी में क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि तभी अपना अस्तित्व को बनाए रख पा रहे हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और वो अभी भी है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, तो उनके बारे में हमने कहा कि वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे कि जो हैं अभी भी, जिनका क्या है, अस्तित्व है। अगर उनका अस्तित्व है, इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है, बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर में आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बता रखा है all living organisms multiply or reproduced and produce offspring of a similar kind, कि जो सभी जीवित हैं वो गुणा या प्रजनन करते हैं और एक ही प्रकार के संतान पैदा करते हैं। एक ही प्रकार से मतलब है कि मनुष्य मनुष्य ही पैदा करेगा, जो प्लांट है प्लांट से प्लांट का ही निर्माण होगा, जो माइक्रोब है माइक्रो में जैसे हमने बैक्टीरिया बोला है, ठीक है, जैसे हमने फंगस बोला है, मैं कहा बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनेगा। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया से वायरस बन गया है या बैक्टीरिया से फंगस बन गई है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनेगा। मैंने कहा कि आम के बीज को आप बोएंगे तो उससे आम का पौधा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए समान एक ही प्रकार के संतान क्या करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। Reproduction is an essential process for a existence of a species and the continuation of life। हमने कहा क्यों यहाँ पर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो प्रजनन एक प्रजाति के अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये आप समझते हैं जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Next हमने कहा है in this chapter we will learn about how different unicellular and multicellular organisms such as bacteria, algae, plant, animals and humans being reproduce। तो इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं ये आपको बताए गए हैं कि यहाँ इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विभिन्न एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, पौधे, जानवर और मनुष्य कैसे प्रजनन करते हैं। ठीक है, what are the different reproductive structures and modes of reproduction such as cell division, vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। हमने कहा कि विभिन्न प्रजनन की जो संरचनाएं होते हैं, विभिन्न प्रजनन के क्या होते हैं, जो तरीके क्या हैं, जैसे कि कोशिका विभाजन है, जैसे कि वानस्पतिक प्रजनन है, जैसे कि अलैंगिक प्रजनन है और लैंगिक या यौन प्रजनन है। इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपके चैप्टर का क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी चीजें डिस्कस नहीं की हैं। चलिए, अब हमने कहा वेरिएशन की बात आती है। यहाँ पर हम अभी कुछ देर पहले वैरायटी की बात कर रहे थे। ठीक है, वेरिएशन जो हमारे पास आती है, हमने कहा वेरिएशन कैसे आती है, वेरिएशन का जो टॉपिक है हम तब बात करेंगे जब आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये चैप्टर हम रहने देंगे, हम बात करेंगे प्रजनन क्या है। अब आपके पास आता है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, अभी तक आपने समझा कि सभी में रिप्रोडक्शन होता है, सभी में प्रजनन होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में आप समझेंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन एक प्रक्रिया है। आपने कहा रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म reproduces an offspring that is biologically similar to the organism।
प्रजनन क्या है कि जैविक प्रक्रिया है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको बताया जा रहा है कि जैविक प्रक्रिया का मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या जीवित जीवों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग है और उसमें प्रजनन पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि एक पत्थर था और एक पत्थर से दो पत्थर बने, वो अलग बात है कि आपने तोड़ दिया है उस पत्थर को, वो हम प्रजनन नहीं मानेंगे। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना। अब यहाँ पर दो पत्थर टूट गए हैं तो उनका जो विकास है वो नहीं होगा, वो वहीं पे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, ये एक पत्थर था और आपने इसे दो पीस में क्या कर दिया है, तोड़ दिया इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो दो पत्थर हैं इनकी जो संरचना है, इनका जो आकार है, ये इसके बराबर हो जाए। जबकि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी हम कोशिका की बात करते हैं कि ये एक सेल है और इस सेल से दो सेल बने हैं, तो जब इन सेल का क्या होता है, पहले ये सेल छोटी होंगी, जब एक से दो सेल बनेंगे तो पहले सेल छोटी होती है, धीरे धीरे सेल का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और ये जो संतति कोशिकाएं हैं ये जनक कोशिका के बराबर हो जाती हैं। लेकिन हमने स्टोन में ऐसा नहीं देखा, पत्थर में ऐसा नहीं होता है। पत्थर में उसके टुकड़े हो गए हैं, इसका मतलब उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब हमने कहा रिप्रोडक्शन enable and ensure the continuity of species generation after generation. It is the main features of life on earth. हमने कहा कि क्या है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक संतान को पुनः उत्पन्न करता है जो कि जैविक रूप से जीव के समान होता है। प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है। चलिए, ये आपके पास आती है डेफिनेशन किसके, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार क्यों आए हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। डाइवर्सिटी में हमने क्या बोला, आपके पास अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में आपके क्या आते हैं, एल्गी भी आते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, आपके टाइडोफाइट्स भी आते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, आपके एंजियोस्पर्म भी आते हैं। ये सारे आपके पार्ट्स आते हैं। वैसे अगर मैं एनिमल्स में कहूँ तो एनिमल्स में हमारे सारे फाइलम आ जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर, आपने कहा कि जो सबसे पहला हमारा फाइलम होता है फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से ले करके आपने कहा कि आपके जो जितने भी फाइलम आते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनके बीच में हम आपके पास हर एक प्रकार के क्या आएंगे, यहाँ पे जंतु आते हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे उसमें। अगर मैं माइक्रोब की बात करें तो माइक्रोब में सभी चीजें इंक्लूड होंगी, आपके बैक्टीरिया भी इंक्लूड हैं, आपके फंगस भी इंक्लूड है, आपके जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो हम सारी चीजों के बारे में बात करें कि जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी आते हैं। तो हमने कहा क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी है तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि सभी में एक ही प्रकार की प्रोसेस होती होगी, क्योंकि हमने कहा एक है बहुत छोटा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ले लेते हैं कि बैक्टीरिया बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम ऐसे नहीं देख सकते उसे। माइक्रोस्कोप में जब हम क्या करेंगे, उसे बहुत जूम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लेंस लगे रहते हैं 10x के। ठीक है, हमने कहा 10x के होते हैं, 40x के होते हैं, 100x के भी होते हैं। तो यहाँ पर जितनी हाई पावर के आप लेंस यूज करेंगे उतनी बड़ी इमेज, उतनी क्लियर इमेज आपको दिखती है। तो अगर जो बैक्टीरिया वो बहुत छोटा है, मैंने कहा बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होगा, और एक मनुष्य है, मनुष्य में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मनुष्य में और उस बैक्टीरिया में जो प्रजनन की प्रक्रिया होगी क्या वो सेम होगी? जब हमने कहा कि क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल के वूम में जो वहाँ पे एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है और वो टाइम लेता है 9 महीने का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, और ये सारी प्रोसेस हम देखते हैं, ये सारी प्रोसेस चलती है, फीडिंग की प्रोसेस होती है। तो क्या बैक्टीरिया में भी ऐसा होता होगा कि यहाँ पर जो हमने कहा प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 9 महीने तक चल रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, वहाँ पे जब पार्चुलेशन हुआ तो फीडिंग की प्रोसेस हो रही है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसे इतनी समझ नहीं है कि जो नए जीव हैं, जो नई संतति है, उसका ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या है, पानी में रह रहा है, जल में रह, अब हम स्थल में रहते हैं, हमारा अलग क्या है, लाइफस्टाइल है। कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रह रहा है, उसका क्या है, अलग लाइफस्टाइल है। चलिए, लाइफस्टाइल को भी अगर हम ना भी देखें तो हमने कहा कि अगर हम देखें शारीरिक संरचना, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतना डिफरेंस है कि वो जो बैक्टीरिया उसमें सिर्फ एक सेल है
और हम अपनी बात करें तो हमने कहा कि सेल के बाद हमारे टिश्यू बने हैं, टिश्यू से हमारे क्या बने हैं, ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने हैं। सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपने कहा कि क्या है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आपका आता है, ठीक है, आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आपका आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका आता है। ये इतने सारे सिस्टम आपके पास आते हैं जो कि हर एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, उनके पास कोई सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ एक कोशिका है, सिर्फ एक सेल है। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी होगी? नहीं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होगी, बहुत डिफरेंस है। एक प्लांट है जो पानी में ही रहता है, पानी के अंदर रहता है, जिसका नाम है शैवाल। और एक प्लांट है, एक पौधा है या एक पेड़ है जो कि स्थल में रहता है, जो कि बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसमें फूल भी लग रहे हैं, फल भी लग रहे हैं। क्या दोनों में सिमिलैरिटी होगी? अगर दोनों में सिमिलैरिटी होती तो शैवाल में भी फूल भी लगते और फल भी लगते। ऐसा तो नहीं हमने देखा है कि शैवाल में फूल लगे हुए हैं या शैवाल में फल लगे हुए हैं। हमने कहा कि उस पेड़ की लकड़ियों को हम यूज करें, उसका जो तना है वो इतना मोटा है, इतना थिक है, इतना कठोर है कि उसकी जो लकड़ियां हैं वो फर्नीचर में हम यूज करें। तो क्या शैवाल में लकड़ियां पाई जाती जिसे आप काई कहते हैं? हमने कहा नहीं, वो तो इतना चिपचिपा पदार्थ होता है कि आप उसे हाथ से अगर दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे मैश हो जाता है। हमने कहा क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म की और सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स आते हैं। अलग अलग टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप आए हैं? आपने कहा देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली मुख्यतः दो प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन होते हैं। पहले टाइप में हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन आप कहते हैं। और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं, यौन प्रजनन या लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, दोनों में जो मेन डिफरेंस आता है वो ये डिफरेंस आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी यहाँ पर जो लैंगिक अंग होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, लैंगिक अंग शामिल नहीं होंगे। अब आप लैंगिक अंग क्या होते हैं, या जो हमने कहा कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हमने आपने पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज से मिलकर के बना है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल है, अभी हमने कुछ देर पहले जब हम सिस्टम के एग्जाम्पल देख रहे थे तो हमने कहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने कहा ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसे जंतु होंगे जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, कोई ऐसे होंगे जिनमें नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कोई ऐसे प्लांट है जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जा रहा है या फिर अगर पाया भी जा रहा है तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जनन को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहेंगे, जहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। तो हमने कहा लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही शामिल नहीं है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? हमने कहा रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट से हो जाता है। कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन आप इसे कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? अब यहाँ पर तो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर शामिल है तो हमने कहा स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो वहाँ पे काम करेंगे, विशिष्ट ऑर्गन ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी भी पार्ट से यहाँ पर नए जो जीव हैं वो बन जा रहे हैं। जैसे अलैंगिक जनन में तो क्या होता है, हम प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं कि पौधे के तने से, पौधे की जड़ से या पौधे की पत्ती से ही नए जो पौधे हैं वो बन जा रहे हैं। लेकिन जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी के किसी भी पार्ट से नए जीव या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हीं के द्वारा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। क्लियर है इतना? अब इनमें डिफरेंसेस आते हैं। इनमें डिफरेंसेस आते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले इनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या क्या वो डिफरेंस होते हैं देखिए। हमने कहा यहाँ पर आपके पास आता है अलैंगिक जनन और दूसरा आपके पास आता है लैंगिक जनन। क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहला डिफरेंस तो हमने बोला कि यहाँ पर जो लैंगिक अंग है या प्रजनन अंग है, हमने कहा प्रजनन अंग शामिल नहीं होते हैं।
पहला पॉइंट यहाँ पे है। अब हम प्रजनन अंगों की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा प्रजनन अंग मैं ये वाला निशान लगा रही हूँ, इसका मतलब प्रजनन अंग शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेस इनफ नहीं है, तो आप समझेंगे कि प्रजनन अंग शामिल होते हैं, पहला डिफरेंस है। दूसरी हमने बात की कि यहाँ पर जो जीव अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है, जनन की बात हो रही है नहीं, प्रजनन की बात हो रही है कि यहाँ पर कितने जीवों की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि जिनसे नए जीव बनते हैं वो जनक कहलाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर एक जनक या जीव शामिल होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, दो जनक या जीव होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर अलैंगिक जनन हम देख रहे हैं तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव शामिल होगा। जैसे हमने कहा कि अगर जैसे कोई भी जीव है, एक ही जीव के द्वारा नए जो संतति है वो बन जाती है। किसमें, अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में हमने कहा कि दो जनक और या फिर दो जीवों की आवश्यकता होती है। और दो जनक या दो जीव कैसे होंगे, यहाँ पे अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होती है। ठीक है, इतने आपको बात पता होनी चाहिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। तीसरे, अब यहाँ पे बहुत सारे क्या आते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि हमने कहा युग्मक या गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट को युग्म कहते हैं। अब जब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ तो आपने कहा यहाँ पे निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये जो डिफरेंस है अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब आप दोनों चीजों को पढ़ लेंगे, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को। सबसे पहले अलैंगिक जनन हम पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन में किस प्रकार से जीवों का निर्माण होता है, देन लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। और जब दोनों को पढ़ेंगे फिर आप खुद ही यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस लिख लेंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, सिर्फ इतने नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन में ध्यान रखिए, सबसे पहले तो लैंगिक अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात, सिर्फ एक ही जनक या एक ही जीव शामिल होगा, दो जीवों की आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा asexual reproduction में क्या होता है, does not involve the fusion of gametes and therefore the offspring produced are genetically identical to the parent। यहाँ पर युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मक क्या होते हैं, अगर हम कहें कि युग्मक क्या होते हैं, देखिए समझिए, आपको जो बेसिक सी चीजें हैं वो पहले पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर हम कहें कि एक जनरल सा आइडिया अगर हम लें कि जीवों में अगर लैंगिक जनन होता है तो वो कैसे होता है, हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का सबसे पहले। ठीक है, हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक भाग होता है फूल, फ्लावर। फ्लावर में दोनों भाग होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। जैसे हम मनुष्य में कहते हैं कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होती है, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज आप कहते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग होता है, वैसे ही फूल में भी क्या आता है, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होता है। तो अगर हम मेल पार्ट को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एंथर, उसे हम कहते हैं स्टेमन। पूरा हम क्या होगा, ये स्टेमन होगा। और अगर हम फीमेल पार्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ये वाला, इस प्रकार से। ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये हमारे पास आती है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है,
हमने कहा लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। हो सकता है ये दोनों एक ही फूल में हो सकता है अलग-अलग फूल में हो, लेकिन जो भी है हमें इन 2 भागों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं है, हम इन दोनों में से हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अलैंगिक जनन की बात हो रही है, अलैंगिक जनन में इन दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। लैंगिक जनन में ये दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अब मैंने कहा कि इनके अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं बनती, कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं बनती है। सेल क्या होती है ये आप अच्छे से समझते हैं, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, अब आप अच्छे से समझते हैं सेल क्या है। इनके अंदर, इसके अंदर भी एक विशिष्ट कोशिका बनेगी और इसके अंदर भी यहाँ पर एक विशिष्ट कोशिका बनेगी। तो आप में दिखा देते हैं, ये क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई वाला रीजन है यहाँ पर। इन कोशिकाओं का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं युग्मक या गैमीट। अब अगर ये मेल में बन रहा है तो मैं इसे कहती हूँ मेल गैमीट, या इसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, और अगर ये फीमेल में बना है, यानी कि यहाँ पर क्या बना है, ये फीमेल पार्ट में बना है फ्लावर के, तो इसे हम कहेंगे फीमेल गैमीट, यानी कि इसे हम कहेंगे मादा युग्मक। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, हमने बोला कि लैंगिक जनन में 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर नए जीव का निर्माण कैसे होता है, ये सेम जो हम मनुष्य में होता है, मनुष्य में भी सेम होगा कि मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। मेल में भी एक स्पेसिफिक सेल बनेगी, एक विशिष्ट कोशिका बनेगी, फीमेल में भी एक विशिष्ट कोशिका बनेगी। फीमेल में हम कहेंगे फीमेल गैमेट, मेल में कहेंगे हम मेल गैमेट। अब इन दोनों गैमेट का संलयन होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन जब होता है तब आगे जा करके न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। ये है बात लैंगिक जनन की। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि युग्मक या गैमिट किसे कहते हैं। ठीक है, आपको इस लाइन में यही बताया गया है कि हमने कहा कि युग्मकों का संलयन इनमें शामिल नहीं होता है क्योंकि युग्मक बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए उत्पादित संतान जो होती है वो आनुवांशिक रूप से माता या पिता के समान होती है। इस लाइन का मतलब हम और अच्छे से समझेंगे, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। हमने जो बेसिक सी चीजें समझी हैं वो आप पढ़ के लेके आएंगे क्योंकि नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, बस आप थोड़ा सा और ज्यादा चीजों को समझेंगे डीप में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो पढ़ के लेके आएंगे। एक बार अलैंगिक जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो भी आप लोग पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।